ओके सो अभी मैं बोल रहा हूं आपको कि एक आयरन एटम को इमेजिन करो, ये आयरन एटम का स्फेरिकल फील्ड है। ओके ये आयरन एटम का क्या है? स्फेरिकल फील्ड है। आपको पता है कि यहाँ पे बीचों बीच न्यूक्लियस होगा जिसमें 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन होगा। गुड टू गो। न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट नो साइज है। नाउ यू से ये जो 26 इलेक्ट्रॉन है आयरन एटम के पास, वो इस पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। गुड टू गो। दिस 26 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रीजन, और इस रीजन से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। Sorry, all electron will attracted by the nucleus. An attractive force is strong. वो इस रीजन से बाहर नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। कितने तरह के मोशन, कितने तरह के फोर्स और क्या क्या है वो इमेजिन करो। All electron will repel each other. All electron will at the same time all electron will be attracted by the nucleus, that is 26 proton. Attraction is stronger than repulsion, that's why all electron will be within this region. Now very important, all electron is going to have wave motion as well as particle motion. All electron is going to have wave motion as well as particle nature. बोलो, all electron is going to have wave nature as well as particle nature. अच्छा, हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम भी नहीं बता सकते। मतलब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपना कोई वेव और पार्टिकल के हिसाब से घूम रहा है। यस और नो? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन दिस रीजन ऑफ स्पेस, दैट इज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, all electron attracted by nucleus, all electron is going to repel each other. Imagine करना भी, all electron repel each other, all electron attracted by the nucleus. Electron will have wave motion as well as particle motion. Electron has to satisfy de Broglie concept. Electron has to satisfy Heisenberg uncertainty principle, that is their exact position momentum cannot be determined simultaneously. Now electron is no more in the orbit. आपको पता है इलेक्ट्रॉन will be around the nucleus in a region of space where probability of electron is finding the maximum. Probability of finding the electron is maximum with some probable speed, energy. Yes or no? Again 26 electron are not close to the nucleus, they are uniformly एक तरह से distributed है पूरी पार्ट में। कुछ इलेक्ट्रॉन पास है, कुछ दूर है, कुछ और दूर है। Now you imagine the motion, imagine the path, imagine the house in which electron is present. समझ में आ रहा है? ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको इमेजिन करने का सबसे पहला काम स्क्रोडिंगर ने किया। स्क्रोडिंगर वाज द साइंटिस्ट जिसने उसको इमेजिन करने का काम किया, है ना? अभी बताएंगे स्क्रोडिंगर का जो मैथमेटिक्स है वो आपको नहीं पढ़ना है, बस एक इक्वेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो इक्वेशन पे बात करेंगे। Electron will distribute themselves around the nucleus in such a way. Electron will distribute themselves around the nucleus in such a way so that there is maximum attraction between electron and nucleus and minimum repulsion among the electrons. While doing so, ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियस के जस्ट बाहर दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जस्ट न्यूक्लियस के बाहर दो इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैविंग वेव मोशन एज वेल एज पार्टिकल मोशन। उसके बाद थोड़ा गैप देके ना इस वाले रीजन में दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस वाले रीजन। ये स्क्रोडिंगर ने बताया। सबसे पहला दो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? आउट ऑफ 26 दो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? न्यूक्लियस से जस्ट बाहर। फिर दो इलेक्ट्रॉन कहां पे है? इस रीजन ऑफ स्पेस में। ये दोनों स्फेरिकल ही है देखा जाए तो। यस और नो? फिर स्क्रोडिंगर ने बोला कि देखिए दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रीजन में है, इधर ऐसा, इस वाले रीजन में इधर। स्क्रोडिंगर ने बोला दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी। गेटिंग माय पॉइंट?
फिर बोला गया दो इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन में भी है, इधर वाले रीजन में। ऐसा फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कंसेप्ट, ध्यान दीजिए। इस वाले रीजन में भी ये लोब्स है, दो लोब है ना, समझ गए? वो डमरू देखा है शिव जी वाली, हाँ। उस टाइप का लोब्स है, समझ पाए? इधर जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन में भी है, इधर इधर वाले रीजन। ये वाला लोब आगे पीछे है, ग्रीन वाला जो लोब है आगे और पीछे, ब्लू वाला लोब लेफ्ट राइट में है, और रेड वाला टॉप एंड बॉटम में है, इस वाले रीजन में। समझ पा रहे? बोलो। उसके बाद फिर से बोला कि थोड़ा गैप देके यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन। अब वो पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा अभी, आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ चीजें। दो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे? इधर है। फिर ऐसा देखा गया कि दो इलेक्ट्रॉन इसी तरह का डमरू है लेकिन थोड़ा बड़ा है, इस वाले रीजन में दो इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? सेम तरह का फिर आएगा लेकिन थोड़े बड़े लोब्स आएंगे, इस वाले रीजन में दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है ना? इस वाले रीजन में दो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले रीजन इधर इधर। इस तरह से इस पूरे रीजन को, इस पूरे जो स्फेरिकल फील्ड का जो बड़ा सा रीजन था उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस इज एक्चुअली द हाउस इन विच इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन। अब कोई बोले कि सर ऐसा क्यों बन गया? ऐसा इसलिए बन गया so that electron can maximize the attraction between nucleus and electron। के बीच में क्या हो? attraction क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो? रिपल्सन क्या करे? मिनिमम करे। मेरे बात समझे? दिस इज द रीजन। आगे चल के देखेंगे, सबसे पहला रीजन कहलाता है 1s। फिर ये दूसरा जो रीजन है ये वाला, ये कहलाता है 2s, है ना? फिर ये जो रेड वाला छोटा वाला रीजन है उसको 2pz, रेड वाला जो ग्रीन वाला जो रीजन है 2py, ब्लू वाला रीजन जो है 2px। उसी तरह फिर आगे ये बड़े वाले सर्कल ब्लैक वाला वो है 3s। देखो ये सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल, ये थर्ड सेल। थर्ड सेल में क्या क्या आएगा? अभी मैंने साथ में ड्रॉ नहीं किया है। 3s तो आ गया, फिर क्या आएगा? 3pz, 3py, 3px। देखो थोड़ा आइडिया लग गया। अभी थर्ड में और भी आने वाला है, d भी आने वाला है, 3d, जो अभी मैं यहाँ प्लॉट भी नहीं किया। 3d भी आने वाला है। ये क्या है? टोटल पार्ट समझ में आ रहा है आपको? Why these shapes? फिर से तो मैं एक बार रिपीट करूँ। 26 electron around the nucleus will be attracted by nucleus. They are repelling each other. They are repelling each other. Overall force क्या है? attractive, repulsion, attraction दोनों है, लेकिन overall force क्या है? इलेक्ट्रॉन इस पूरे बड़े वाले जो शेडेड ब्लैक स्फीयर है उससे बाहर नहीं जा सकता। Now electron will have wave motion as well as particle motion। इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोगली कंसेप्ट को भी सेटिस्फाई करना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करना है। इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में नहीं घुमा सकते क्योंकि उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। सो व्हाट विल बी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? कैन यू इमेजिन? मैं यही तो क्वेश्चन रखा था। एंड व्हाट इज द हाउस? किस तरह के रीजन में इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस? दैट फर्स्ट टाइम इज, है ना, सोचा गया किसके थ्रू? स्क्रोडिंगर के थ्रू। मेरे बात समझे? ऑल्दो स्क्रोडिंगर का जो पूरा वर्क है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, ऐसा बोला जाता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें वेव मोशन और पार्टिकल मोशन है। जैसे बोर का पूरा वर्क किस पे है? एक इलेक्ट्रॉन पे, H लाइक एटम के लिए, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन को उसने क्या माना है? पार्टिकल माना है। मेरी बात समझे? स्क्रोडिंगर जो इक्वेशन देगा उसमें उसने इलेक्ट्रॉन को क्या माना है? दो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 26 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस will distribute in such a way so that there is maximum attraction and minimum
रिपल्सन। ऐसा करने के समय ऐसा रीजंस बन जाते हैं, ये जो ब्लू वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन पार्टिकल मोशन चल रहा होगा, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जस्ट अराउंड द न्यूक्लियस। फिर थोड़ा गैप देके देखो, यहाँ जो रीजन दिख रहा है ना ये व्हाइट वाला, वो नोड है। नोड कहने का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नोड इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, and orbital is the region of space where probability of finding the electron is maximum. ये blue वाला रीजन ऑर्बिटल है और ये रेड व्हाइट वाला रीजन क्या है, नोड है। फिर से ये ब्लैक वाला रीजन क्या है, ऑर्बिटल है। यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैक और ये ब्लैक में गैप है, यहाँ पर भी देखो नोड है, दिख रहा है? बात समझे? तो व्हाट इज नोड, व्हाट इज ऑर्बिटल? Orbital is the place where electron is massive region of space around the nucleus। पता है वो रीजन कैसा होगा, वो रीजन उसको किसने दिया, स्क्रोडिंगर ने दिया। उसको किसने दिया, स्क्रोडिंगर ने दिया। ठीक है, तो अगर अब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, फॉलो नहीं कर, सर्कुलर पाथ फॉलो कर सकता है लेकिन विद वेव मोशन एज वेल एज पार्टिकल मोशन। मतलब अभी एग्जैक्टली उसका ट्रेजेक्टरी मत सोचो कि वहां कैसे है, अभी सोचो कि नहीं इस रीजन में मजे कर रहा है, बस कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। कहाँ पे ये ब्लू वाले रीजन में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है नहीं पता। वेव इतना भी पता है कि वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है, तो यहाँ पे है बस वो पड़ा हुआ। अब वो कैसे घूम रहा होगा, कैसा वेव बना रहा होगा, वो सब अभी अच्छी बात है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में मतलब बस उसको समझ लेना है, उसका एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकालना है, पॉसिबल भी नहीं है। उसका एग्जैक्ट रेडियस नहीं निकालना है, एग्जैक्ट वेलोसिटी, ये सब है ही नहीं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में, जो बोर मॉडल में इतना करना पड़ा। मेरी बात समझ लो, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में इतनी कुछ चीजें नहीं। तो लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी। हेडिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। हालांकि शुरू में भी दिया था सेम हेडिंग, जिसके अंदर हमने 3-4 बातें रखा था। तो लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। This model is applicable for modern atomic model, wave mechanical model, quantum mechanical model, ये सारे points हैं। क्या लिखोगे? This heading ये दे दे Schrodinger's equation। नहीं, डायरेक्ट लिखो modern atomic model, quantum mechanical model, wave mechanical model, शॉर्ट में लिख सकते हैं। उस दिन पता है तेरा मैम करके वर्ड यूज किया था, modern atomic model, wave mechanical model, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताया ना उससे, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आल्सो। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आल्सो। दूसरा पॉइंट, इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। इन दिस मॉडल electrons are considered as particle as well as wave. Electrons are having particle nature as well as wave nature, ऐसे लिखना होगा। In this model, electrons are having particle nature as well as wave nature. In this model, electrons are having particle nature as well as wave nature. ठीक है? आगे, in this model, electron will follow de Broglie concept as well as Heisenberg uncertainty principle. In this model, electron will follow de Broglie concept as well as Heisenberg's uncertainty principle. In this model, electron will follow Heisenberg and de Broglie principle. HUP and de Broglie concept दोनों के हिसाब से। Next point, in this model, classical physics as well as quantum physics both are applicable. In this model, classical physics as well as quantum physics both are applicable.
आगे लिखो। सर ये इसके पहले वाला पॉइंट क्या था? In this model, classical physics as well as quantum physics both are applicable. अब इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत हमें न्यूटन्स के फिजिक्स के बारे में पता है। क्वांटम फिजिक्स अभी तक आपने शुरू भी नहीं किया। ग्रेजुएशन लेवल, उसके हायर लेवल, पीएचडी लेवल, रिसर्च लेवल पे उस तरह की फिजिक्स जो आप कभी नहीं पढ़ोगे तो भी उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिस्कस्ड। Nature of electron in an atom can be discussed. Nature of electron in an atom. Nature of electron in an atom can be discussed in terms of solutions of Schrodinger's second order wave equation. Schrodinger's second order wave equation. क्या है second order wave equation? आप लिख लेना, इक्वेशन पे लिख लो, क्योंकि देखो इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ये दिया हुआ एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरे फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ये डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है ना? क्या लिखा है? कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ Schrodinger's second order differential solutions of Schrodinger's second order wave equation. differential wave equation. Differential second order differential wave equation. Now what is second order differential wave equation? वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ऐसा लिख लीजिए जल्दी से, इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ पे h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर है ना? इसका तो साइन, ये जो साइन है ना, इसको दो साइन पढ़ सकते हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है। जैसे dy by dx जब लिखते हो ना तो ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, और इसको dou of y by dou x लिखोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव है। ये भी एक तरह का डिफरेंशिएशन, ठीक है? इन दोनों में अंतर है, मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं क्या था अभी जो बताया आपको। ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर देखना, दो बार डिफरेंशिएशन है ना? आपको याद होगा जब इसी को दो बार डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते थे? ऐसा लिखते थे क्या कभी? क्या दो बार डिफरेंशिएट? तो ये उसी तरह का बात है। ये एक्चुअल में साई जो है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं साई। इसको क्या पढ़ते हैं? साई। मैं अब समझाता हूँ क्या है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको जब सॉल्व किया गया, जिसका सॉल्विंग आपको नहीं पढ़ना, इस स्क्रोडिंगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले। उसमें से जो सॉल्यूशन एप्लीकेबल था उसको जब प्लॉट किया गया तो ये मिला। क्या बोला, समझ में आ रहा है? कोई बोले ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? अगर मान लो तुमसे बोल दिया कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर व्हाट, तो आपको बोलना है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के फील्ड में है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के फील्ड में है, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड में है, और उस इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन पार्टिकल मोशन भी है। दिस इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन which is present in the spherical field of nucleus, and electron is having wave motion as well as particle motion, and electron is going to satisfy de Broglie as well as Heisenberg. फिर से रिपीट करूं, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियस के स्फेरिकल फील्ड में है। ये एग्जैक्ट मैथ्स का इक्वेशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन वो इक्वेशन देगा। ये एग्जैक्ट मैथ का इक्वेशन
नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन का मैथमेटिकल फंक्शन दे दे, वेव फंक्शन देगा। इलेक्ट्रॉन किस तरह का मोशन रखा हुआ है वो देगा। तो अभी मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है ना कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रोडिंगर्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल वेव इक्वेशन। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे, रिपीट कर रहा हूं, जब आप इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, you are going to get infinite solutions. You are going to get infinite solutions, and when those solutions are plotted, you will get different region of space known as orbitals. उन सारे infinite solutions में जो acceptable solutions है, जब उसको plot करोगे तो आपको 1s 2s 2px 2py 2pz ये सब मिलेगा। इसका नाम भी है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस है उसके नाम है। जैसे आपको बोला था एक चीज याद करो, बोर ने बोला न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं। क्या सब एप्लीकेबल था? नहीं, कुछ परमिसेबल ऑर्बिट्स था। उसी तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट रीजन्स मिलेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, अलग अलग शेप मिलेगा। क्या उन सारे शेप में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो क्वांटम रेस्ट्रिक्शन, डी ब्रॉगली रेस्ट्रिक्शन, एनर्जी को मिनिमाइज करना है, अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, उन सब के कंडीशंस के बेसिस पे जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस है उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिल जाता है ऑर्बिटल्स। ये पूरा रिसर्च किसका किया हुआ है? स्क्रोडिंगर का। डू यू हैव एनीवन एनसीईआरटी राइट नाउ? एनसीईआरटी इधर भी रखा था मैंने, वो कहां चला गया पता है? अच्छा ठीक है, उसको देख लेते हैं, रहने दो, अभी उसको डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़े? कोई नहीं। क्या मैं यहाँ पे समझाया समझ में आ रहा है? बोलो, लिखो, इक्वेशन लिखो, और इसके बारे में थोड़ा सा बात और लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। सर मुझे आप साइन बताइए, ऐसी वाली। ये वाली ना? नहीं, वो वाली। ये वाली? हाँ, उसका नाम क्या? पार्शियल डेरिवेटिव लिख लो बस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है? हाँ बनाना है, थोड़ा सा तो बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फिर से थोड़ा लिखना शुरू करो। When we solve, पहले तो ये this equation represents, this equation represents wave motion of electron, bracket में single electron. This motion represents wave motion of electron, bracket में single electron, या वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, वेव मोशन की जगह फंक्शन लिखो ज्यादा सही। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन which is present in spherical field of nucleus, single electron. This equation represents wave function of electron, single electron, present in the spherical field of nucleus, having dual nature, having dual nature. किसका डुअल नेचर? इलेक्ट्रॉन का है। हैविंग डुअल नेचर, हैविंग डुअल नेचर, ठीक है? क्या लिखा? हैविंग डुअल नेचर, है ना? ब्रैकेट में लिख सकते हो, according to de Broglie and Heisenberg, according to de Broglie and HUP, according to de Broglie and HUP लिखा? ब्रैकेट क्लोज। नाउ आगे लिखो, when this second order differential equation is solved, when this second order differential equation is solved, next point जल्दी लिखिए, when this second order differential equation is solved, when this second order differential equation
this second order differential equation is solved, we will get infinite solutions. We will get infinite solutions. कैसे infinite solution मिलेगा भी समझा देता हूं मैं थोड़ा एक एग्जांपल देके. We will get infinite solutions, and when the acceptable solutions are plotted, and when the acceptable solutions are plotted, and when the acceptable solutions are plotted, we get the orbitals. कहने का मतलब the region around the nucleus where electron finding the electron is maximum. Probability of finding the we get the orbital. और orbital क्या होता है मैं पहले भी बता दिया आपको. इस इक्वेशन में थोड़ा बहुत ये लिख लेना psi क्या रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन में E क्या है, U क्या है, ये सब थोड़ा बहुत याद रखना इस इक्वेशन में. ये पता है XYZ तो इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट, XYZ इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स हैं. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, psi तुम्हारा वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस इक्वेशन में किसका क्या मतलब है? ठीक है, psi क्या है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. psi ही एक तरह का, हालांकि अभी रफली बोल सकते हैं कि psi ही ऑर्बिटल है. psi ही क्या है? ऑर्बिटल है, रफली बोल सकते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे कि थोड़ा सा चेंज वगैरह है. E क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, डन. तो सर उधर E माइनस U मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं. चलो ड्रॉ कर दो. हाँ ड्रॉ कर लो. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा क्या है, कैसे बनाया है. ठीक है, ड्रॉ कर लो. ड्रॉ करो. ये कैसे ड्राइंग कैसे आई, ये बात समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया, सॉल्व किया स्क्रोडिंगर इक्वेशंस को, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, एंड देन फिर क्या किया, उनमें से एक्सेप्टेबल, उसमें जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन था उसको प्लॉट किया. ऑटोमेटिकली ये रीजन कैसे बने, अगर मान लो स्क्रोडिंगर से अलग बात करें तो हमें ये बात तो क्लियरली समझ में आता है कि हाँ सर ये बात तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन भी है, पार्टिकल मोशन भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन को डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग सब सेटिस्फाई करना है. सुन लो एक बार और, इलेक्ट्रॉन को डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग सब सेटिस्फाई करना है ना? एक बार और सुन लीजिए फिर प्लॉट कीजिएगा. तो सर ये बात तो समझ में आ रही है कि हर इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी अलग अलग है. न्यूक्लियस से जो पास है उसका स्पीड ज्यादा है, धीरे धीरे दूर जा रहा है तो उसका स्पीड कम होता जा रहा है. हमने बोर में भी देखा था. सर इलेक्ट्रॉन को हम एक सर्कल में नहीं रख सकते, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वेव मोशन पार्टिकल मोशन दोनों रखते हुए, so that there is maximum attraction between electron and nucleus and minimum repulsion among the electrons. ऐसा करने के समय ऑटोमेटिकली वो इस तरह के रीजन में बढ़ जाएगा. ऑटोमेटिकली वो इस तरह के रीजन में बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई दिस शेप, दो एक्सेस दे रहा हूं आपको ये शेप के. एक तो उसको सॉल्व किया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, जिसको एक्सेप्ट किया उसको प्लॉट किया, ये मिल गया. बोलो मैथ्स से सब कुछ नहीं आता, मैथ्स के हिसाब से ऐसा दिख रहा है. दूसरा एक्सेस आपको अभी दिया कि they will distribute themselves around the nucleus in such a way so that there is maximum attraction and minimum repulsion. Also having wave motion, particle motion, some electron close to nucleus, some electron farther to the nucleus. उसको इसी फील्ड के अंदर रखना है, हाइजेनबर्ग डी ब्रॉगली सबको सेटिस्फाई करना है,
मेरी बात समझ रहे हो? डेफिनेटली उसको एक सर्कल में भी नहीं घुमा सकते. We will talk about region of space around the nucleus, and these are the most probable reason where electron will having wave motion and particle motion. और ऐसे regions में रखने की वजह से ही maximum stability मिलने वाली है, maximum attraction मिलने वाली है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, and minimum repulsion होगा among the electrons. तुम बताओ सारे 26 को यही रखते हैं, क्या रिपल्सन नहीं होगा? खतरनाक रिपल्सन होगा, रिएक्शन हो. तो कोई बोले कि ऐसा रीजन क्यों बन गया? इसको उतना ही सिंपल लेना. हमारा घर है, हमने घर डिजाइन किया रहने के लिए, उससे इलेक्ट्रॉन मेरी बात समझ रहे हो? These are the, इसको इन सबको क्या बोलते हैं? सेल, सबसेल, ऑर्बिटल. मतलब अभी जो है ना थोड़ा चीजें बदल रही. कोई बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ है न्यूक्लियस में, ठीक है समझना, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है. तो पता है अभी क्या बोलना पड़ेगा? किसी ना किसी सेल में होगा, उस सेल के किसी न किसी सबसेल में होगा, और उस सबसेल के किसी न किसी ऑर्बिटल में होगा. मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है? अब इसको प्लॉट करो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं देने वाला. किसी एक ने कर लिया है तो देख के बाद में कर लेना है. अभी आगे बढ़ते हैं. किसी का हुआ है? घर पे करने, ठीक है. रिकॉर्डिंग फॉर्म में पढ़ा रहेगा, जब अपलोड कर देंगे देखते हैं उसको, ठीक है. नाउ देखो आगे, अभी रहने देते हैं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास. थोड़ा समझो, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझो, थोड़ा सा मैथ्स के हिसाब से बता देता हूँ, फिर क्वांटम नंबर पे आ जाएंगे. क्वांटम नंबर क्या है भी समझा देंगे आपको. ये बताओ अगर y इक्वल टू साइन x है, कोई बोले कोई पार्टिकल इसको फॉलो करता है. सबसे पहले अगर वो पार्टिकल इसको फॉलो करता है तो वो एक प्लेन पे, वो 3D में नहीं, दो ही कोऑर्डिनेट दिख रहा है, 2D है. y इक्वल टू साइन x, कोई पार्टिकल अगर इसको फॉलो करता है तो पता है आप क्या बोलोगे कि वो इस तरह से चल रहा हो. मानते हो इस बात को? इतना मैथ्स आता है. मैं बोलता है पार्टिकल फॉलो दिस इक्वेशन, तो बोलेंगे वो पार्टिकल 3D में या 2D में? बोलना 2D में, प्लेन पे. बोलो कोई पार्टिकल अगर y इक्वल टू साइन x प्लस 1 या प्लस 2 या 3 कुछ ऐसा, तो पता चला कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे अगर 1 वाला लाइन है, ये 1 है, तो यहाँ घूम रहा है. बात समझे? 2 होगा तो यहाँ 2 वाले लाइन पे वेव बनाते हुए चलेगा, 3 होगा तो 3 वाले लाइन पे वेव बनाते हुए चलेगा. कोई बोलते हैं कोई पार्टिकल sin x -1 या -2 या -3 ऐसे चल रहा है, तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा और इधर वेव बना के चल रहा होगा. मेरी बात समझो. कोई पार्टिकल अगर y इक्वल टू sin x को फॉलो कर रहा है तो ये, y इक्वल टू sin x प्लस 1 को फॉलो कर रहा है तो ये, y इक्वल टू sin x माइनस 1 को फॉलो कर रहा है तो ये. अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करो, dy by dx, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x. पता चला इन तीनों का डिफरेंशिएशन यही है. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 है. इन तीनों का डिफरेंशिएशन यही. मैं समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ कि तुम याद कर लो कोई इक्वेशन क्या है क्या है. अच्छा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स. अब उल्टा सोचो, इसको अगर हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा. बोलो
हाँ इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बहुत मिलेगा, कुछ मिलेगा। और इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत कुछ Sine। मिलेगा। हाँ मेरे बात समझे? right। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इनफाइनाइट Infinite सॉल्यूशंस। solutions मिलेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। उसी तरह से इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। मेरी बातें आ रही समझ में? इतना मैथ्स नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है समझाने का आपको कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पता है, इसको और थोड़ा प्रिसाइज लिखो तो इसके जगह पे y रख सकते हैं। देखो हाँ नहीं, नेगेटिव में वाला है लेकिन सर। हाँ वही बोल रहा हूँ। और फिर ये इस तरह से बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा। अगर इसके जगह पे y रख दिया, उसको इधर ले आओ, ये कोई बोलते हैं कि ए पार्टिकल फॉलो दिस इक्वेशन, तो इस तरह से घुमा दो उसको, ए पार्टिकल फॉलो दिस इक्वेशन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब किसी भी पार्टिकल का अपना एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हैं। मेरी बात समझ लो? उसी तरह से स्क्रोडिंगर हैज गिवन the second order differential equation for a single electron present in the spherical field of nucleus, and when we are going to solve this equation, we are going to get infinite solutions out of them। जो भी quantum restrictions वगैरह लगा के जो acceptable solutions होगा उसको प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रीजन्स मिल जाएंगे, है ना, सबसेल सेल ऑर्बिटल मिल जाएगा, 3 पार्ट मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें साई मिलेगा, एंड साई किसका फंक्शन होगा, वेव फंक्शन एक्स वाई जेड। साई जो होगा फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, और ये साई बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को बता देगा। ये साई बेसिकली हमें ये बता देगा, कोऑर्डिनेट रख दो वहां पे, वहां इलेक्ट्रॉन है या नहीं है पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू रख दो एक्स वाई जेड का, और वहां इलेक्ट्रॉन है या नहीं है पता चल जाएगा। और इसीलिए बोला जाता है साई मेनली 3 नंबर पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब जब इसको सॉल्व करते हैं तो साई डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटम नंबर्स। अभी क्या है, एग्जैक्ट रीजन का इक्वेशन क्या है नहीं पढ़ना है, बस वो ऑर्बिटल्स को हम किसी सेट ऑफ नंबर से, मतलब कौन से सेल में है, कौन से सबसेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है। कोई पूछे क्वांटम नंबर क्या है, तुम बताओ। एक सोसाइटी बन जाती है तो उसको नंबरिंग करते हैं ना, फ्लैट नंबर देते हैं, ब्लॉक नंबर देते हैं, अरे यस नो, उसको नंबरिंग करते हैं, ब्लॉक नंबर, रोड नंबर, फ्लैट नंबर, कुछ कुछ तो चाहिए ना हमें। तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस बताना है, तुम कहाँ रहते हो, तो बड़े लेवल पे हम ऐसा बोल देंगे इंडिया में रहते हैं, बड़े लेवल पे। फिर बोल देंगे इंडिया में पुणे में रहते हैं, 2 चीज तो चाहिए। फिर पुणे में बोल दिया मान लो बॉकड़ में रहते हैं, 3 चीजें चाहिए। छोटे लेवल पे कोई पुणे में ही है, उसको पुणे के बारे में आइडिया है, और उसको पूछा जा रहा है आप कहाँ रहते हो, पुणे में है वो, मैं पूछूं कहाँ रहते हैं, तो ये सबसे पहले लोकेलिटी, सोसाइटी और फ्लैट नंबर, 3 चीज चाहिए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए। सबसे पहले क्या बताना, लोकेलिटी, है ना, मेरी बात समझ लो, पीसीएमसी, फिर उसमें सोसाइटी नाम बता दिया, एंड उसमें फ्लैट नंबर बता दिया। तो बेसिकली जो बड़े बड़े और जो पूरे रीजन जो हमने डिवाइड किए छोटे छोटे रेड ग्रीन ब्लू में देखा था, उन सारे रीजन को सम सेट ऑफ नंबर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। वंस यू नो द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, you have complete information about the electron, राइट, क्योंकि हाँ मेरी बात समझ लो, कहाँ है, क्या कर रहा है, किस तरह के ऑर्बिटल में है, किस तरह का शेप में है, ये सारी चीजें अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में सीखना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। चल करते हैं इसको, लिखो। The wave function psi of any electron, the wave function psi of any electron provide 3 sets of number. The wave function psi of any electron provide 3 set of numbers known as quantum number.
जिसमें तुम इस तरह से लिख लेना ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोला जाता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? जो वो डिफरेंट शेप्स बन गए ना, उसको अब हम कुछ नंबर से समझ में आ रहा है, ठीक है? तो Sir, P, Q and Q. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।